नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मीडिया कैसे खबरों को एक एक करके गायब कर देता है। वही खबरें सुर्खियों में रहती हैं जो सरकार से सवाल नहीं करती, जो सरकार की सराहना में जुटी रहती हैं। टेलीविज़न से लेकर प्रिंट और प्रिंट से लेके यूट्यूब तक में ऐसी आवाज़ों का शोर बढ़ता ही जा रहा है जो सरकार पर सवाल करने की जगह सरकार की सराहना में जुटे हुए हैं, सरकार के एजेंडे की तारीफ में जुटे हुए हैं। इन सभी कोशिशों के समानांतर कुछ थोड़ी ही संख्या लेकिन ऐसे लोगों की भी है जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वो यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर, दूसरी जगहों पर सरकार से सवाल करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं और आपके सामने वो तस्वीर लाने की कोशिश करते हैं जिसमें नागरिक, लोकतंत्र और संविधान के लिए जगह है। लेकिन सरकार को यह सभी आवाज़ें लंबे समय से परेशानी का कारण लगती रही हैं और अब चुनाव के ठीक बाद सरकार ने मानो इन आवाज़ों को हमेशा के लिए बंद करने का मन बना लिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार एक नया बिल लेकर आई है। इस बिल का नाम है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024। पिछले साल चुनाव के पहले भी इसकी तैयारियां थी, लेकिन चुनाव के चलते इसे रोक दिया गया था। यह मजबूरी में सरकार उस समय इसे नहीं लाई, लेकिन अब जब एक बार फिर मोदी सरकार सत्ता में है, इस बिल के बारे में रोज रहस्यात्मक तरीके से हमारे पास जानकारी आ रही है। पहली बात जो सबसे ज़रूरी है, सरकार ने इस बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया है। केवल कुछ चुनिंदा लोगों को इसकी जानकारी दी गई है। इस ड्राफ्ट पर उनसे बात की जा रही है। भारत के सबसे बड़े यूट्यूब चैनलों में से एक आप देखें, रवीश कुमार का यूट्यूब चैनल है, अजीत अंजुम का यूट्यूब चैनल है, पुण्य प्रसून वाजपेयी का यूट्यूब चैनल है, द वायर का यूट्यूब चैनल है और ऐसे अभिषार शर्मा का अपना यूट्यूब चैनल है और बड़ी संख्या में वायर, न्यूज़ लॉन्ड्री से लेकर और व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल हैं। लेकिन इन सभी में से किसी से कोई बातचीत नहीं की जा रही है, जबकि यह सब भारत के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले यूट्यूब चैनल में से एक हैं। तो क्या कारण है कि जो सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, सरकार उनको ही काबू में रखने के लिए या उन पर बंदिशें थोपने के लिए यह कानून सामने लेकर आ रही है। इस डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल में ज़्यादातर जो मीडिया कंपनियां हैं उनके बारे में कोई बात नहीं होगी मोटे तौर पर, क्योंकि वो तो सरकार के समर्थन में ही हैं। इसलिए टीवी चैनल या अखबार इसके बारे में लगभग शांत हैं। जो 2 रिपोर्ट अब तक सामने आई हैं उनमें एक रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स में छपी, उसके बाद द हिंदू में एडिटोरियल कॉलम छपे, इंडियन एक्सप्रेस ने एक आध एक्सप्लेनर इसके बारे में प्रकाशित किए हैं, लेकिन हिंदी के अखबारों ने इसके बारे में कोई बात नहीं की है, कोई सूचना नहीं दी है। ऐसा लग रहा है कि भारत में जो परंपरागत माध्यम हैं, परंपरागत सूचना देने के तौर तरीके वाले संस्थान हैं, उन सबको लग रहा है कि इससे उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार इसमें पूरी कोशिश कर रही है स्वतंत्र आवाज़ों को चुप करने के लिए। इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए 8 अगस्त को नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार, कारवां के संपादक अनंतनाथ, जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, अपार गुप्ता, जो एक एडवोकेट होने के साथ भारत में इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं, और रितु कपूर, जो क्विंट डिजिटल मीडिया की सह संस्थापक हैं, उन्होंने इस पर विस्तार से बातचीत की और यह बताया कि यह
कानून केवल कुछ यूट्यूबर पर नियंत्रण के लिए नहीं है, बल्कि यह लाखों की संख्या में भारत के अलग अलग हिस्सों में मौजूद यूट्यूबर को प्रभावित करेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ स्पष्ट करता चलूँ कि यह वीडियो केवल न्यूज़ चैनलों को या जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम हैं केवल उनको प्रभावित नहीं करेगा। अगर आप यूट्यूब पर किसी भी तरीके की कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई शो बना रहे हैं, जैसे आप सब्जी पर कोई प्रोग्राम बनाते हैं या आप खाने पीने से संबंधित कोई शो करते हैं या आप खेती किसानी की बात करते हैं, तो सरकार आप पर नियंत्रण रख सकती है अगर आपको वह ऐसे व्यक्ति के रूप में चिन्हित करती है जो उसकी आलोचना करते हुए किसी भी प्लेटफॉर्म पर पाए जाते हैं। यह बिल या यह जो प्रस्तावित कानून है यह सभी पर लागू होगा, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, या आगे चलकर कोई भी नया प्लेटफॉर्म आता है, यूट्यूब समेत तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी स्वतंत्रता से कोई बात रख रहे हैं और आप ज़रूरी नहीं कि किसी संस्थान का हिस्सा हों। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, समझें और इसमें उठाए गए सवालों के बारे में बात करें। आप भारत में जहां कहीं हैं, जिस हिस्से में हैं, इस पर बातचीत शुरू कीजिए, लोगों के बीच इसको लेकर के जाइए और ध्यान से इस पूरी बातचीत को सुनिएगा कि कैसे इस बिल के लोकतंत्र के लिए क्या क्या खतरे हो सकते हैं। और यह सब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ठीक पड़ोस बांग्लादेश में लोकतंत्र के नाम पर चुनी गई सरकार ने किस तरह की तानाशाही की और किस तरह की बंदिशें वहां लगाई गई, आप सब इसके बारे में जानते हैं। आप जानते होंगे कि कैसे पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट को ठप कर दिया गया था, कैसे लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी। इसके बावजूद जनता न केवल घरों से निकलती है बल्कि सड़कों पर आती है और सब मिलके एक प्रधानमंत्री को इस बात के लिए मजबूर करते हैं कि वह अपना तानाशाही पूर्ण रवैया छोड़े और अपनी गद्दी छोड़े। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाने में मदद करें। यह वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि उसमें 4 विशेषज्ञ इस बिल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें और लोकतंत्र पर मंडराने वाले सबसे बड़े खतरे के प्रति सचेत हों, सतर्क हों और उसके बारे में आवाज उठाएं। Thank you so much, Ritu, for inviting me here. I think it's important for us to first set context on why the bill is being brought and why there is a genuine apprehension of it emerging from not a governance objective but an intent of political control. As I've written in my op-ed in the Hindu, जैसे मैंने हिंदू में अपने op-ed में लिखा है, लोकनीति CSDS जो सर्वे करती है किसी भी इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले एक प्री पोल होता है और एक पोस्ट पोल सर्वे होता है। उसमें उन्होंने रिस्पोंडेंट से पोस्ट पोल सर्वे में, अगर आप जाके उनकी वेबसाइट पे देखेंगे, उनसे पूछा कि आप अपना न्यूज़ कहाँ से लेते हैं इलेक्शन के संदर्भ में। तो ज़्यादातर रिस्पोंडेंट्स ने ये बोला वो टीवी देखते हैं, पर काफ़ी सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी लोगों ने ये भी बोला वो यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारे तीनों प्लेटफॉर्म हैं वो एक दिन में बहुत बारी देखते हैं, मतलब एक बारी नहीं देखते, बहुत बारी देखते हैं। और इस पे ज़्यादातर जो पत्रकार हैं और जो मीडिया हाउसेस अभी ऑपरेट कर रहे हैं वो ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो बहुत बारी सब्सक्राइबर सपोर्ट से, व्यूअरशिप से कर रहे हैं। और हमें ये भी देखना चाहिए कि बहुत सारे पत्रकार उधर क्यों ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट मीडिया जो सरकार के दबाव में आई हुई है, रेगुलेशन की वजह से या इश्तिहारों की वजह से दबाव में आई हुई है, उनमें उन्हें जगह नहीं मिलती। ठीक है, अब इलेक्शन के बाद
जिस सरकार ने बोला था वो 400 की बहुमत के साथ वापस आएगी, उसे सिर्फ 240 सीटें मिली हैं। और इस बिल पे काम नवंबर 10 को शुरू हो गया था पिछले साल, जिसमें एक जन सुनवाई पब्लिक कंसल्टेशन के लिए एक ड्राफ्ट डाला था पब्लिक में, पर महीने बीते, मीटिंगें हुई, पर उसमें जैसे ऋतु बता रही थी, कुछ सिलेक्ट चुनिंदे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है। और इसमें हमें पता लगा है एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट से कि इस बिल जो नवंबर 10 को ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन सर्विसेज बिल था, उसका दायरा और बढ़ा दिया गया है और केंद्र मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, उसमें और पावर्स दे दी गई है। और ये ऐसी पावर्स दे दी गई हैं जो अब डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स को तो लगती ही है, पर किसी भी कंटेंट क्रिएटर पे लगती है। तो जैसे मैंने हिंदू में लिखा था, अगर कोई कुकिंग का चैनल चलाए, और आज जैसे मैंने अपने एक लीगल एनालिसिस में लिखा है, जैसे अगर इंडिया को कोई रैपर वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए, उनको ऐसी कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी कि उनका काम चल ही नहीं सकता, और अगर उनका काम चल सकता है तो सरकार की अनुमति से ही चलेगा, और सरकार की अनुमति किस चीज पे आएगी, वो उनके मन मर्जी। मैं इन चीजों में कुछ चीजें अभी जोड़ना चाहूंगा। इसमें अगर आप देखें, जो ड्राफ्ट बिल अभी पब्लिक नहीं है, जिसे ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 की एक अनऑफिशियल कॉपी लीक हुई है, और काफी लोगों ने अपने यूट्यूब चैनलों में दिखाई है, और काफी लोगों ने इस पे लिखा भी है अभी, और ज्यादातर सरकार ने अभी तक इसको डिनाई नहीं किया कि ये प्रोविजंस और ये बिल का दायरा ऐसा है। और अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टिंग देखें या इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग देखें, उन्होंने तो ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्मेशन भी ली है कि ये प्रोविजंस हैं, तो मानते हैं ये प्रोविजंस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं ब्रॉडकास्टर की, उसमें ओटीटी प्रोवाइडर और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स को अलग तरीके से रखा गया है, पर उन दोनों को ब्रॉडकास्टर माना गया है। ये हमें समझना पड़ेगा कि एक तो डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर है जिन्हें रेगुलेट किया जा रहा है एज अ ब्रॉडकास्टर, और दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो हम ज्यादातर मानते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, जो स्ट्रीमिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो तो है ही इस बिल के दायरे में, पर आपका जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है, जो न्यूज और करंट अफेयर्स के बारे में बात भी नहीं कर रहा, जो आपको ये बता रहा है कि आप क्या खाना बनाएं, अपने कैसे एक्सरसाइज करें, या कोई गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, उन पे भी ये बिल लागू होता है। और इस बिल की रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, वो हमें समझने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि ये बड़े बड़े क्रिएटर्स पे तो लग ही सकता है, ये छोटे इंडिविजुअल्स पे भी लग सकता है। सोचिए आपने कोई रील डाली, कोई ट्वीट डाली और वो वायरल हो गई, 500-600 शेयर मिल गए, उस दिन आपको शायद ट्रोलिंग तो मिलेगी ही, क्या पता सरकार बोले आपने हमारे साथ रजिस्टर नहीं किया। तो इस पे मैं आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, सरकार ये चाहती है कि हर ब्रॉडकास्टर उसे बताए कि वो ब्रॉडकास्टर है, और स्पष्ट तरीके से वो एक फॉर्म निकालेगी कि आप क्या क्या चीजें बताएं। वो किसी मतलब जब अगर एक कानून बन गया, वो एक नोटिफिकेशन निकालेगी, वो बताएंगे कि आपको बताना पड़ेगा। सोचिए कि हर ऑनलाइन क्रिएटर को, बहुत सारे लोग जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं, कास्ट के, जेंडर के, सेक्सुअलिटी के, जो सूडोनिमस हैंडल्स रन करते हैं, उनको सरकार को बताना पड़ेगा कि मेरा कानूनी नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूं। क्या पता सरकार ये भी मांग ले कि आपका आधार नंबर क्या है। और सरकार ने ये भी बोला है कि वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ब्रॉडकास्टर से ये भी बोल सकती है आप हमें पैसे दीजिए रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहली चीज सरकार चाहती है कि आप जाके उनके साथ रजिस्टर करिए। अब दूसरी चीज पे आते हैं, जो कंप्लायंसेस की बात कर रहे थे, कंप्लायंस बर्डन की बात कर रहे थे। मेरे हिसाब से इसके अंदर एक ऐसा कंप्लायंस बर्डन बनाया जा रहा है जिसके अंदर सरकार बोल रही है आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमारी समझ से कुछ भी हो सकते हैं।
और ये रूल्स स्पष्ट तरीके से नहीं लिखे जाते, ये बोले जाते हैं एडजेक्टिव्स की तरीके से, जैसे आयरॉनिकल, गुड टेस्ट। मतलब गुड टेस्ट का मतलब है कि आप कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिससे किसी को कुछ भी आपत्ति ना हो। आज की डेट पे अगर आप कुछ भी इंटरनेट पे डाल दें, अगर आप ये भी डाल दें कि मैं बार बार खाने पे आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है मुझे भूख लग रही है, चलो आई होप प्रेस क्लब का खाना अच्छा, कि समोसे कैसे बनते हैं, उस पर भी 10 कमेंट आ जाएंगी और 10 लोगों को आपत्तियां हो जाएंगी उसमें। वो बोल देंगे दिस इज लिटरली नॉट इन गुड टेस्ट। तो एक प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग कोड सरकार का केबल टेलीविजन रूल्स के अंदर पहले ही बना हुआ है, पहले ही ऐसी तरीके से इस्तेमाल होता है केबल टेलीविजन ऑपरेटर्स के ऊपर कि सरकार अपनी मनमर्जी से ये बताती है कि क्या आयरॉनिकल है। आयरॉनिकल का मतलब आप कुछ बोलते हैं जिसका वो मतलब नहीं होता और मजाकिया तरीके से बोलते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली a kind of speech rather than content requirement, but it's prohibited in India। और ये केबल टीवी से लेके पूरे इंटरनेट पे लगाना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आप पर पेनल्टीज लग सकती हैं और आपको इसका पालन करने के लिए कुछ चीजें और भी करनी पड़ेगी। आपको एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी पड़ेगी और उन्होंने बोला हुआ है कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे लगेगी। याद करिए मैंने शुरू में बोला था परिभाषाएं दो हैं, एक है ओटीटी और दूसरा है डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर। तो बोलते हैं कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी न्यूज और करंट अफेयर्स वाले प्रोग्राम्स पे नहीं लगेगी, लाइव इवेंट्स पे नहीं लगेगी। तो वो तो मतलब समझने की बात है ना। जैसे रितु बोल रही थी, अगर हमें न्यूज निकालनी है, कोई कमेटी थोड़ी बैठक होएगी हर 9 बजे से पहले और बोलेंगे कि आप देखते रहिए। पर इसमें यह भी समझना पड़ेगा हमें, जैसे रवीश जी का चैनल है वो न्यूज और करंट अफेयर्स की तो बात करते ही हैं, पर जब न्यूयॉर्क गए थे उधर वो ऐसी बातें भी कर रहे थे कि मैं इधर गया, मैं इन लोगों से मिला, लाइव व्लॉग, तो वो तो न्यूज एंड करंट अफेयर्स में जाएगी नहीं। तो मेरे हिसाब से न्यूज ब्रॉडकास्टर्स भी जो हैं, क्योंकि उनके चैनलों में सारी चीज तो न्यूज एंड करंट अफेयर्स होएगी नहीं, उन्हें एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, आपने कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी भी बना ली, आपने 3 लोगों को डाल दिए जो आपके दोस्त हैं, वो बेचारे काम भी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट भी बना रहे हैं, जैसे मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। आपको और क्या करना है सरकार के हिसाब से? आपको अब एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, मतलब आपको डिटेल्स देनी है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो कि आपने वो प्रोग्राम कोड नहीं फॉलो किया, आपने समोसे का मजाक कैसे उड़ा दिया, आपने हरी चटनी कैसे बोल दी अच्छी है, सॉल्ट के साथ खाना चाहिए, वो उधर फाइल करेंगे और आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। आप हंस रहे हैं, पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के लिए सारे ब्रॉडकास्टर्स को एक ग्रीवेंस कमेटी बनानी पड़ेगी। और तीसरी चीज, फिर इन सारे क्रिएटर्स को और डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स को एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करनी पड़ेगी और वही सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग चाहे। अब आप सोचेंगे अगर आप ये करेंगे नहीं तो क्या दंड हो सकते हैं। तो अगर आप शेड्यूल 1 देखें, इसके अंदर क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है, जिसमें सरकार मतलब अगर 1 मिलियन, 10,000, 1 मिलियन क्रिएटर्स हैं, उसमें से सरकार ही चुनेगी कि किसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन होगी। तो सोचिए किसे चुनेगी, सोचने की बात है ना। सो द ऑथराइज्ड ऑफिसर कैन कमेंस एनी एक्शन फॉर ऑपरेटिंग एन अनलाइसेंस्ड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस which is a criminal prosecution with a term of imprisonment up to 2 years and for repeated violations 5 years। मतलब चैनल तो बंद कर सकते हैं, सेंसर भी डाल सकते हैं, अपॉलॉजी स्क्रॉल भी कर सकते हैं, पर आप पे 2 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है शेड्यूल 1 में फॉर ऑपरेटिंग अनलाइसेंस्ड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस।